हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। फिर से आपका स्वागत है। और पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम पहुँच चुके हैं प्रयागराज, ठीक है, मतलब इलाहाबाद तो आ चुके हैं। आज हम घूमने निकलेंगे इलाहाबाद में। आपको आज इलाहाबाद की जो टॉप अट्रैक्शंस है जो कि इसने रिकमेंड करी है, कहाँ गया ये रहा, इसने रिकमेंड करी है, ये दिखाएगा। अच्छी हुई तो मेरे लिए आप लोग तारीफ़ कर सकते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और बुरी तो इसको तो भर भर के गाली देना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे फर्स्ट लोकेशन आज हमारी है, कहाँ जा रहा है? खुशरूबाग। खुशरूबाग सबसे फर्स्ट लोकेशन है खुशरूबाग, जो कि यहाँ से कितना पड़ेगा? 4-5 किलोमीटर, 5-6-7 किलोमीटर रेलवे स्टेशन के पास ना, रेलवे स्टेशन के पास में है। तो सीधा वहीं पहुँचते हैं और वहीं जाके वो दिखाते हैं, उसकी स्टोरी वहीं बताते हैं, क्योंकि दिखा के स्टोरी बताएंगे तभी तो मज़ा आएगा ना। यहाँ मैं स्टोरी बता दूँ फिर देखो क्या मतलब है। तो चलो, लेकिन उससे पहले जैसे कि आप सबको पता है कि मैं बाइक से ट्रैवल करता रहता हूँ और मेरे को हेलमेट पहनना पड़ता है और उससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। इसलिए मैं यूज़ करता हूँ वाओ स्किन साइंस के ऑनियन रेंज के प्रोडक्ट्स। अब मैं आपको एक एक करके इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ वाओ स्किन साइंस का ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल। ये हेयर ऑयल आपके बालों को सिल्कर एंड स्ट्रॉन्गर बनाता है। एंड इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो है ऑनियन ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल, आमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल। एंड वन मोर थिंग गाइस, ये हेयर ऑयल नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीसी भी है। एंड आफ्टर हेयर ऑयल यूज करता हूँ वाओ स्किन साइंस का रेड ऑनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू। इसमें है रेड ऑनियन सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट, ब्लैक सीड ऑयल, विटामिन B5 जो कि आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड सॉफ्ट बनाता है एंड आपकी बालों की शाइन को बरकरार रखता है और हेयर फॉल कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। एंड शैम्पू के बाद कंडीशनर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और मैं यूज़ करता हूँ वाओ स्किन साइंस का रेड ऑनियन ब्लैक सीड ऑयल हेयर कंडीशनर, जो कि आपकी ब्लॉक रूट्स को क्लियर करता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग हेयर फॉलिकल्स। अब मैं आपको एक और प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ जो कि है वाओ स्किन साइंस का रेड ऑनियन ब्लैक सीड ऑयल हेयर मास्क। हेयर मास्क कंटेन रेड ऑनियन सीड ऑयल, एक्सट्रैक्ट ब्लैक सीड ऑयल एंड हाइड्रोलाइज व्हीट प्रोटीन। एंड ये हेयर मास्क आपके बालों को ब्रेकेज से बचाता है एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। आपको इस हेयर मास्क को लगाने के बाद 15 मिनट के लिए लीव कर देना है एंड फिर वॉश कर लेना है। एंड आप इस हेयर मास्क को वीक में एक बार यूज कर सकते हो। You must not use hair mask and hair conditioner together. You can use a hair mask to get extra conditioning and moisturizing for your hair. And guys, वाओ स्किन साइंस के सभी प्रोडक्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। They all are free from harmful chemicals like parabens, silicon, sulfates. And इनमें जो वाटर यूज करा गया है वो भी इवन हिमालयन स्ट्रीम्स का पानी है। और अगर इनके परसेंटेज ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की बात करी जाए तो हेयर ऑयल में प्रेजेंट है 99.9%, हेयर मास्क में प्रेजेंट है 93.4%, शैम्पू में प्रेजेंट है 93% एंड कंडीशनर में प्रेजेंट है 92.1%। इन सभी प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी भी चेक कर सकते हो बाय स्कैनिंग द QR कोड। सो गाइस, आप लोग भी सारे प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप बाय कर सकते हैं बायो के ऐप से, नायका, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, हर जगह अवेलेबल है, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं TravelSing20 तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट, जो कि वैलिड है ओनली ऑन बाय वाओ ऐप। गाइस, वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट वाओ स्किन साइंस दैट दे बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट, इसलिए इनके वर्कफोर्स में 80% वुमेन है। सो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप भी अपने प्रोडक्ट शॉप कर सकते हैं फ्रॉम वाओ स्किन साइंस एंड बी वाओ नेचुरली। आ गए हम लोग खुसरोबाग, फर्स्ट लोकेशन खुसरोबाग। हो रहा गेट, वहाँ से एंट्रेंस करिए, कोई टिकट तो लगी नहीं, पता नहीं हम लोग तो घुस गए, किसी ने रोका नहीं, टिकट पूछा नहीं, तुमने कहा चलो, जब टिकट नहीं है तो फ्री में तो चीज़ें घूमनी चाहिए। और यहाँ पे ये पूरा गार्डन एरिया है इधर, और 2-4 मॉन्यूमेंट्स हैं जिनकी वजह से फेमस है ये। वो 2-4 मॉन्यूमेंट्स मैं आपको वहीं जाके दिखाता हूँ और उनके बारे में बताता हूँ। ये जो बाग है ना, ये बाग में टोम बने हुए, मेरे पीछे 3 टोम्ब है और एक मेरे सामने टोम्ब है, दिखाता हूँ। ये सब टोम मतलब मकबरे बने हुए हैं। तो यहाँ पे सारे मकबरे बने हुए हैं। जहांगीर जो था, अगर आप लोग जानते हो जहांगीर, जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, उनसे उनके यानी रिलेशन था इन सबसे। तो मैं क्या करके आपको सारे टोम दिखाता हूँ। सबसे पहला टोम ये वाला है, ये पूरा टोम जो देख रहे हो ये टोम है सबसे पहला। और ये है इनका बीबी तमोलन का मकबरा। नेक्स्ट मकबरा जो है वो ये वाला है, और ये है शाह बेगम का मकबरा। शाह बेगम जहांगीर की वाइफ थी, इस पर लिखा हुआ है सब कुछ, पॉज करके आप पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो इसके बारे में। तो जहांगीर की वाइफ थी, उनका मकबरा है ये। और जो यानी इनकी जो वाइफ थी शाह बेगम, एक्चुअली ये इनका नाम था ये मानबाई थी, यानी आमेर, जो जयपुर में जो आमेर है, उनके जो राजा थे मान सिंह, उनकी बहन थी। और भगवत दास जो पंजाब के गवर्नर थे उस टाइम पे, तब उस यानी 1584 के आसपास की बात है, तब उन पंजाब के गवर्नर थे, उनकी बेटी थी। अभी हम लोग ऊपर आए थे थोड़ा सा क्लोज से देखने के लिए इसको। तो क्लोज में मॉन्यूमेंट से ज़्यादा तो हमें ये देखने को मिलता है इंडिया में भाई साहब, क्योंकि इन लोगों की आदत सी हो गई है मॉन्यूमेंट ख़राब करने की। नेक्स्ट जो मकबरा है वो ये वाला है, और ये मकबरा है निसार बेगम का मकबरा। ये उनकी खुसरो, जिनके नाम पे बाग है, उनकी बहन थी, उनका मकबरा है ये वाला। 2-3 मकबरे हो गए, चौथा मकबरा लास्ट में मेरे सामने है, जिनका नाम पे ये बाग है, यानी जो खुसरो थे, जहांगीर के जो बेटे थे,
उनका मकबरा है वो सामने है, वो रहा। लास्ट और आखिरी मकबरा है खुसरो का मकबरा, और इस पर भी शायद थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कुछ यानी सही कर रहे होंगे चीज़ें, इसलिए लगा रखा है। और ऐसा कुछ है, इसका गेट है अंदर, तो यहाँ कहीं भी किसी भी मकबरे के अंदर जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पे आप लोग है ना सिर्फ 2 सेकंड के लिए पॉज करके इसको पढ़ना, बहुत सही चीज़ लिखी है इसमें और बहुत अच्छी स्टोरी है, तो एक बार आप ये पढ़ सकते हो पॉज करके, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो ये वाली हमारी लोकेशन हो गई पूरी, पीछे मेरे देख सकते हो पूरी लोकेशन हो गई। फर्स्ट लोकेशन डन है हमारी, कवर हो चुकी है। सेकंड लोकेशन पे अब हम जा रहे हैं, और सेकंड लोकेशन हमारी क्या है? हमारी सेकंड लोकेशन है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, कंपनी गार्डन के नाम से जानते हैं। स्टोरी और बाकी चीज़ें वहाँ जाके बताता हूँ, चलो। सो वी आर एट अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। सामने उनकी मूर्ति है, आपको अंदर जाके स्टोरी बताता हूँ ये। और इससे पहले जब आपने एक क्लिप देखी ना छोटी सी, उसकी स्टोरी बताता हूँ इन भाई साहब की वजह से क्या हुआ है, ये बताता हूँ। कुछ यूँ ऐसा कि हमारा चालान कट चुका है 800 रुपये का, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के लिए। एक्चुअली वहाँ नो पार्किंग का बोर्ड भी नहीं लगा है, लेकिन वहाँ से गाड़ियाँ टो होती है, ऐसा हमको आज पता चला अभी। ठीक है, हम तो भाई बाहर से, हमको कोई पता नहीं, मैं तो बाहर से हूँ और ये तो आता रहता है। मैं इससे पहले भी कई बार यहाँ पे आ चुका हूँ, गाड़ियाँ वहीं खड़ी होती है। ये अभी न्यू सिस्टम कुछ बनाए ये लोग, गाड़ी टो और नो पार्किंग का वहाँ कोई बोर्ड नहीं है ही नहीं वहाँ पे। और हम तो पुलिस वाले से बोले उनका पार्किंग नहीं है यहाँ पे, वो कह रहे लगा हुआ है, क्या करें, वो कह रहे वहाँ लगा हुआ है। तो मैंने कहा 800 रुपये का चालान काट रहे हो, 8 रुपये का बोर्ड लगा रखा होगा वहाँ के किसी पेड़ के पीछे, उससे बड़े 800 रुपये चालान का बोर्ड भी लगवा दो वहाँ पे। तो और वो भाई लेडीज़ जो काट रही थी, इतनी बदतमीजी से बात करती हैं सब, जैसे कि भाई क्या होता है फिर बाहर वाली बात नहीं। हाँ। लेडीज इसीलिए बैठा के ही रखते हैं कि कुछ बोल नहीं सकते ना, बोल नहीं सकते ऐसे बदतमीजी। मैंने कहा कि वहाँ मैम कहीं नो पार्किंग का है ही नहीं, ये नहीं है, बोले नहीं है तो फिर आप चालान भरो। मैं कहा तो गलती फिर आप लोग की नो पार्किंग नहीं लगा रखा। और मैंने कहा, फिर मैंने ये भी कहा कि है ना कम से कम पार्किंग, अगर ये चीज़ है तो वहाँ पार्किंग बनानी चाहिए। तो बोले जाओ सरकार से बोलो। मैंने कहा सरकार ने आपको तो बैठा रखा है 800 रुपये का फ़ाइन लेने के लिए यहाँ पे, उसके लिए तो सरकार ने नहीं बोला कि है ना 800 रुपये फ़ाइन मत लो, उसके लिए तो आप बैठे हो यहाँ पे, लेकिन पार्किंग बनाने के लिए मैं जाऊँ सरकार को बोलने। चलो भाई जो भी हुआ, चालान था, कट गया, लग गया 800 रुपये, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, जो कटना था कट गया। अगली बार से ध्यान रखेंगे। और आप लोग भी आओ तो इस वीडियो देख के ध्यान रखना कि अगर आप खुसरो बाग घूमने जा रहे हो तो पहले पुलिस स्टेशन चले जाना, उनसे पूछना भैया पार्किंग कहाँ करनी है, वरना तुम ले जाओगे उठा के। उनसे पूछ लेना जाके, उनसे पूछना, मैं तो कह रहा हूँ सीधा। मैंने बल्कि पूछा वहाँ के लोग जो बैठे थे ना लोकल, मैंने उनसे पूछा कि कहाँ, उन्होंने कहा भैया यहीं खड़ी कर दो, कुछ नहीं होता। तो उन्होंने भी ये बात कही थी, मैंने तो ये भी बताया, मैं कहा मैं तो बाहर से हूँ, हमारे जयपुर में नहीं होता, हमारे जयपुर में हर जगह नो पार्किंग के बोर्ड लगे पड़े हैं, यहाँ पे है तो है। अब चलो जो भी है छोड़ो, अब घूमते हैं। वो रही उनकी मूर्ति चंद्रशेखर आज़ाद, उनके बारे में बताते हैं आपको, चलो। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद जी का स्टैचू है, और भैया मिले हैं, भैया कहानी बताएंगे पूरी, यानी सत्य बताएंगे, कहानी नहीं सत्य है ये। हाँ तो सर बताएंगे। किंवदंती नहीं है ये, सत्य जो है पूरी घटनाक्रम है ये। मतलब अब काफ़ी लोग इसमें बोलेंगे कि जो है इसके साक्ष्य कहाँ है, लिखा होगा कहाँ है, ये सब नहीं पता रहता। बट यहाँ का ये है कि ये चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पर आए थे आनंद भवन में आकर, जो हमें पता है, हमारे बाप दादाओं ने हमें बताया, जो सत्य बात ये है कि आनंद भवन आए, वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू से बात करने के लिए इस रिगार्डिंग कि भगत सिंह की तुरंत रिहाई कराई जाए, क्योंकि उनके पास पावर थी उस टाइम। बट आप सभी जानते हैं कि हमारा इतिहास कैसा शेडी सा रहा है, सबको पावर की बहुत लालसा थी, तो उनकी बात नहीं मानी गई। और चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो है एक तकिया कलाम था कि वो हाथ साला कह के निकलते थे, मतलब कुछ भी बात होती हट साला। तो ये यहाँ पर आए साइकिल से, उन्होंने अंदर बात की, नेहरू जी ने ऑब्वियसली बात नहीं मानी। अब ठीक है, मतलब भाई जो भी है नहीं मानी उन्होंने, उसके बाद ये वहाँ से निकले हट साला कहते हुए, और उसके बाद तुरंत थोड़ा सा आगे कर्नलगंज थाना पड़ता है। अब ये कंपनी गार्डन, आनंद भवन और कर्नलगंज थाना ट्रायंगुलेशन में, वहाँ से तुरंत मुखबिरी की गई। और जैसे ही यहाँ पर ये आए एक और स्वतंत्रता सेनानी से मिलने के लिए, पुलिस फोर्स ने नॉट बावर के अंडर में आकर के जो है पूरा घेर लिया। और उस टाइम पे आप सभी जानते हैं कि भील बस्ती में बड़े हुए थे श्री चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी जी। इनका निशाना अभी की ओलंपिक मेडलिस्ट से भी अच्छा था उस टाइम पे, क्योंकि पहले ये गुलेल से निशाना लगाते थे भील बस्ती में। उसके बाद इनके पास जर्मन मेड कोल्ट आई, जो स्वतंत्रता संग्राम के मतलब पूरे प्रोसेस में आई। तो सब बताते हैं यहाँ पे कि इन्होंने ऑफिशियल डेटा देते हैं कि 3 या 5 पुलिस वाले इन्होंने मारे थे, बट ओरिजिनल ये है कि इन्होंने कम से कम 22 से 24 पुलिस वालों को मारा था। और उसमें एक गोली जो इन्होंने मारी थी वो पेड़ से होते हुए, जो उनका मेन इंस्पेक्टर था उसके कान के बगल से होते हुए गई थी, तब वो एकदम पगला गया था।
फिर वो पीछे गया, फिर लेकिन अंत में जैसे ही गोलियां ख़त्म हुई, लेकिन जो है देखिए प्रयागराज का लाल, मतलब जैसे हम तो प्रयागराज बोलना गलत है, भारत के लाल हैं कि इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी की अपने से ऊपर देश को माना और एक गोली जो है अपने पास रखी, इसलिए क्योंकि उन्होंने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी से एक वादा किया था कि बिस्मिल जी ने इनसे वादा लिया था कि आज़ाद तुम कभी जो है पकड़ में मत आना, और इसीलिए इनका नाम आज़ाद है। उन्होंने कहा था कि मैं अपना वादा निभाऊंगा, और एक गोली उन्होंने अपने पास ऐसे ही लुंगी में रखी थी कि जब लास्ट होगा तो मैं पकड़ में तो नहीं आऊँगा। लास्ट गोली मिली और उन्होंने क्या किया, लास्ट गोली लोड की, अपनी माटी को जो है प्रणाम किया कि माता मैं तुम्हारी इतनी ही सेवा कर पाया, और लास्ट गोली उन्होंने अपने मार ली। और उन्होंने ये आज़ाद का जो टाइटल है वो अर्न किया है, कमाया। कई लोग बोलेंगे कि जो है इनको उपाधि दी गई, उपाधि देना और उपाधि कमाना बहुत बड़ी बात है। सदियां बीत जाएंगी लेकिन ये आज़ाद ही रहेंगे। वो आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी के हाथ पकड़ में नहीं आया। आप लोग चाहे जितनी डॉक्यूमेंट्रीज देख लीजिए, जितनी मूवीज़ देख लीजिए, कि कभी भी पकड़ में नहीं आया। इन्होंने आज़ाद का टाइटल अर्न किया, और उसके बाद तुरंत फिर जो इंग्लिश फोर्सेस थी उनका वही काम है भाई, जहाँ पे हॉटस्पॉट बनता है क्रांतिकारियों का, पूरा प्रयागराज उमड़ आया था देखने के लिए। तो जिस पेड़ के नीचे इन्होंने अपने आप मतलब खुद को गोली मारी थी और अपनी वीर गति को प्राप्त हुए थे, वहाँ तुरंत उसको पेड़ को काटा गया और तुरंत उसको वहाँ पे तुरंत जला दिया गया। इनकी बॉडी भी जला दी गई थी वहाँ ले जाके घाट पे, लेकिन फिर भी एज अ रेमिनिसेंस हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो ये प्लेस यहीं है, यहीं उन्होंने गोली मारी थी अपने आप को, ये प्लेस है जी, पेड़ तो वो काट दिया गया यहीं, यानी सिर्फ हमारे पैदाइश के पहले के ये सब है। ना, वो पिताजी तो हमारे और बाबा बताते थे कि पेड़ जो है दूसरी साइड था। अच्छा, और ये मूर्ति इनकी यहाँ बनाई गई है। जी जी जी। लेकिन गोली उन्होंने इसी गार्डन में यही थी, यही गार्डन है, यही गार्डन है। इसका क्या नाम है पंडित, ये कंपनी गार्डन के पहले क्या नाम है? एल्फ्रेड पार्क। अच्छा, धन्यवाद। देखो जितनी अच्छी स्टोरी मैं नहीं बता भैया को पता थी, भैया लोकल इसलिए भैया ने बताई, इसलिए मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, मेरे को ज्ञान नहीं। और हल्का सा अगर इधर उधर हुआ तो लोग उस चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ते हैं कि आपने गलत बोल दिया हल्का सा, इसलिए मैंने कहा कि भैया को अच्छे से पता है, भैया बताएंगे। और भैया जो आप लोगों का कह रहे हो, तो लोगों का तो काम है कहना, उनका कई लोगों के विचार हमसे भिन्न हो सकते हैं, इसका हो मतलब सकता ये है। नहीं है कि फैक्ट्स भिन्न होंगे। आप हमसे सही बात बात कर है। सकते हैं, आपके फैक्ट्स कुछ अलग होंगे। पहले का टाइम कुछ और था, आपको जैसे व्हाट्सएप पे भी PDF फाइल मिलती है एग्जैक्ट टाइम और डेटा लगा करके तुरंत, मतलब वाटरमार्क लगा के, वैसे पहले नहीं होता है। हाँ। आपको बुक से, डॉक्यूमेंट्री से, कहानियों से मिल करके सारे फैक्ट्स को बनाना पड़ता है, वो सीन रिक्रिएट करना पड़ता है। आज की तरह नहीं है कि भाई लिंक दो भाई तुरंत, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का प्रूफ नहीं होता है, ठीक है, जो चीज़ें हैं वो है, प्रूफ है, मानने वालों के लिए है, जिसको नहीं मानना मत मानो। देश इन्हीं से रुका हुआ है, यही सबसे बड़ा प्रूफ है। जो इस पे थोड़ा सा भी संशय करे वो भाई वीडियो ना ही देखे। समझ गए? तो फालतू की नहीं। और एक चीज़ और, कमेंट सेक्शन में लिख देना चंद्रशेखर आज़ाद जिंदाबाद। तो अभी हम लोग आज की हमारी जो फाइनल लोकेशन थी इलाहाबाद फोर्ट, इसमें आए थे। फोर्ट में एक्चुअली अलाउड नहीं है क्योंकि फोर्ट आर्मी के अंडर आता है, लेकिन इस फोर्ट में ये एक एंट्रेंस आ रही है, ऊपर जाके है यहाँ पे एक अक्षय वट वृक्ष। अक्षय वट वृक्ष मतलब कि ऐसा वृक्ष जो कभी नहीं ख़त्म होगा, ऐसा लिखा गया है, ऐसा कहा गया है कि पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वृक्ष कभी नहीं हटेगा, ना कभी ख़त्म होगा। इसको हटाने की, और अब कलयुग में जब पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पूरी पृथ्वी में पानी पानी हो जाएगा, तब ये वृक्ष ऐसा एक बचा रहेगा जो नहीं डूबेगा। और इसका क्या बोलते हो, इसको बहुत लोगों ने हटाने की या काटने की कोशिश करी, फिर भी ये वृक्ष वापस वैसे होगा, और वैसा ही अभी तक है। और इसमें एक शिवलिंग है इस वृक्ष से 10 हाथ दूर। एक भैया मिले तो बता रहे थे, बहुत अच्छी कहानी बताई उन्होंने। मतलब सारी ऐसा है कि वृक्ष जो है वो ऊपर की तरफ है, हाँ। उसके नीचे जाके मंदिर बना है जहाँ पे अंडरग्राउंड जड़ देख सकते हो अंडरग्राउंड में। और वहाँ से उसके जस्ट सामने जो है एक 10 कदम की दूरी पे एक शिवलिंग है। 10 कदम 10 हाथ, 10 हाथ की चाहे दूरी आप अपने हाथ से नापो, चाहे मैं अपने हाथ से नापूं, चाहे कोई बड़े हाथ वाला भी नापो। उन्होंने कहा कि कोई भी हाथ से नापो 10 हाथ पे ही है मिलेगा। वो डिस्टेंस। बोले ऐसे 10 हाथ ही नपता है, चाहे कैसे नाप लो। वो शिवलिंग ऐसा है कि उसको औरंगजेब ने एक साइड से काट दिया एक था। साइड से काटा था, तो कटा हुआ हिस्सा उसमें दिखेगा। मतलब वो शिवलिंग साइड से जैसे गोल होती है, साइड से कटी हुई है, वैसे काट एक रखा है। साइड से दूध निकला था और दूसरे साइड जब उसने वार किया तो दूसरे साइड से खून निकलने लगा। हाँ, ने ये करा ना, तो उसकी बनारस में जो सेना थी उसमें आग लग गई थी। तो ये सुन के वो भागा यहाँ से उस तरफ, और वहाँ के लोग इतने डरते थे इससे, भैया बता रहे थे कि वहाँ के लोग ने शिवलिंग ले लेके, वहाँ एक कुआं है उसमें सिर्फ शिवलिंग ही शिवलिंग मिलेगी आपको। शिवलिंग डाल दिया कि मतलब सबने शिवलिंग को पता चल गया कि हम ऐसे भागते हैं तो वो मार हमको भी डालेगा। मार डालेगा। तो ये कहानी थी, ये सब था। और ये पेड़, इवन जब भगवान राम अयोध्या जा रहे थे तो इस पेड़ के नीचे बैठे। इसने भी क्लिप देखी थी, वो
पेड़ की, वो पेड़ वही है, बहुत बड़ा पेड़ है। और शिवलिंग में भी आपने देखा, फोटो देखी शिवलिंग की, वही फोटो है। तो नीचे ना बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अगर आप आ रहे हो, देवता मतलब एक से एक जो आप कह लो कि सारे भगवान मिल जाएंगे लगभग आपको। और पता है भगवान कैसे स्टार्ट होता है, यानी आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक का उसमें पूरा सर्कल। मतलब जब आप घुसोगे ना तो पहले आपको धर्मराज मिलेंगे और अंत में निकलते में आपको यमराज मिलेंगे उसमें। ऐसे पूरा सर्कल बना हुआ है। और उसी पेड़ और शिवलिंग के नीचे ना एक कुआं बना पड़ा है, सरस्वती कूप कहते हैं। सेम उसके सामने सती माता है। उन्होंने हमको बोला ये लोटा लो, आप पानी डालो। हमने पानी डाला, बोले बाल्टी लो, पानी डालो। यानी बोले जैसे भी आपको पानी डालना है, दिन भर पानी बरसाते रहो, देखना है पानी यहाँ से फ्लो होता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। और सच में ये हुआ, वहाँ पानी रुका ही नहीं, फ्लो करता गया। पानी डाला उसमें, रुका नहीं, वो नीचे चला गया। तो मतलब उस कुएं को ऊपर से ढक के फिर उसके ऊपर मंदिर बनाया गया। और जो शिवलिंग अभी आपने देखा ना, उस शिवलिंग पे जब आप जल चढ़ाओगे ना, तो उसका रास्ता ऐसा बना है कि वो पहले तो जाएगा पेड़ की जड़ों में, उसमें अक्षवट के जो जड़ हैं वहाँ जाएगा, और वहाँ से वो जड़ से होता हुआ ना हमारे इस साइड संगम है, जो कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी पूरी अच्छे से, उसमें जाएगा पानी। इवन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये करा था, उन्होंने कहा चलो पानी छोड़ो, हम तो इंक डालते हैं। उन्होंने यहाँ इंक डाली, इंक यहाँ से फ्लो होते हुए संगम के बीच में से निकली थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी, और अभी कुछ 6 महीने 1 साल पहले यहाँ कोई ओडी फोर्ट में कर्नल आए थे, उनको भी इन सब चीज़ों में मान्यता नहीं मानते थे कि ऐसा कभी पॉसिबल है कि यहाँ का लिंक संगम है। उन्होंने इंक डलवाई थी, उन्होंने भी करा, और वो जाके वहाँ संगम के बीचों बीच पिंक कलर हो गया था। ऐसा था, सोचो ऐसा कनेक्शन है। क्या है किसी को नहीं पता ये सब चीज़ों का। तो इस फोर्ट में, ये फोर्ट एक्चुअली आर्मी के कंट्रोल में, और जो एक एरिया आर्मी कंट्रोल में है वहाँ पे क्या है, एक टनल है, बहुत छोटी सी टनल है। और बताते हैं कि वो टनल दिल्ली तक कनेक्ट होती है, यानी अकबर ने बनवाई थी दिल्ली तक। यहाँ से हिस्ट्री जिन लोगों ने पढ़ा होगा जानते होंगे कि जो इलाहाबाद पे, यहाँ मतलब प्रयागराज पे जो कब्जा कर लेता था, उसके बाद उसका सेकंड टारगेट दिल्ली ही होता था। तो ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस, मतलब एक कह लो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेस है। ये सब चीज़ें थी भाई, यही मैं बोल रहा था आपको व्लॉग में कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चली, तो मैंने कहा इसको शूट करेंगे। अंदर से जितना मैं शूट कर पाया, जितना उन भैया ने मेरी हेल्प करी 1-2 फोटो लेने में, वो लेकर मैंने आपको दिखा दी। भैया बहुत अच्छे थे। अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं, आप जाओ कुछ नहीं करने देंगे। कैमरे से फोटो खींचना मैंने तो बताया कि सर मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, ट्रैवल ब्लॉगिंग करता हूँ, लोगों को बताता हूँ ये चीज़ है वो। तो बोले ठीक है आप ले लो, फिर आप एक काम करो, एक फ़ोटो दिला दी उन्होंने, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी अगर आप आ रहे हो प्रयागराज तो आप डेफिनेटली मस्ट रिकमेंडेड है, एक बार देखोगे मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, आदि तुमको याद भी नहीं उन्होंने क्या क्या बताया था। कई सारी स्टोरीज थी, हर जो यहाँ का जो भी फेमस था, मैंने जो भी टॉप अट्रैक्शंस थी वो सारी आपको दिखा दी जितनी मुझे पता है। 1-2 और है, वो थोड़ी सी दूर पड़ती है, 60-70 किलोमीटर दूर है, तो फिर अब जाना इतना टाइम है नहीं मेरे पास, वो कभी और करेंगे। लेकिन जो यहाँ पे मेन था वो मैंने आपको दिखा दिया। और इसके बाद नेक्स्ट अब आपको संगम का ब्लॉग देखने को मिलेगा, वो संगम का ब्लॉग जरूर देखना, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, आपको पता ही है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ, बाय।